इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जारी जंग के दौरान इजरायली अफसरान ने फिलिस्तीनियों को लगातार 12वें जुम्मे को कब्जे वाले मशरिकी यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद में दाखिल होने से रोक दिया। जरायों के मुताबिक इजरायली पुलिस ने पुराने शहर की एंट्री पर बैरिकेड लगाए और केवल बुजुर्गों को अल-अक्सा मस्जिद तक पहुंचने की इजाजत दी गई। इजरायली पुलिस ने इस्लाम के तीसरे सबसे मुकद्दस मकाम अल-अक्सा मस्जिद अहाते के बाहरी गेट पर भी चौकियां तैनात की। मस्जिद तक पहुंचने से रोके जाने के बाद सैकड़ों लोगों ने पुराने शहर के पास सड़कों पर जुम्मे की नमाज अदा की। मकामी लोगों ने बताया कि पुराने शहर के पास वादी अल जोज इलाके में भी बड़ी तादाद में इजरायली फौज तैनात की गई और नमाजियों को मस्जिद तक पहुंचने से रोका गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौजियों ने नमाजियों के खिलाफ स्कंक वाटर का छिड़काव किया और आंसू गैस के कनस्तरों का इस्तेमाल किया। जहां पर फिलिस्तीनियों ने नमाज अदा की, वहां इजरायली सीमा पुलिस अफसरान पहरा देते नजर आए। केवल 12,000 नमाजी ही अपनी नमाज अदा करने के लिए अल-अक्सा मस्जिद में दाखिल होने में सफल रहे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे। यहाँ उन्होंने सूबे की आवाम को करोड़ों की सौगात देने के साथ ही आम जनता के बीच जाकर रोड शो भी किया। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या के इतिहास में आज कई नए अध्याय जुड़े। मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार पहुंचे हुए हैं। उन्होंने मिथिला से रामनगरी को रेल मार्ग से जोड़ने की संतों की बहुप्रतीक्षित इच्छा को पूरा किया। साथ ही हवाई उड़ान का सपना भी धरातल पर उतारा। रेलवे स्टेशन के नए भवन का लोकार्पण करने के बाद उन्होंने अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जंक्शन से उद्घाटन करने के बाद सड़क मार्ग के जरिए ही अयोध्या के राजघाट मोहल्ले में स्थित एक दलित बस्ती में पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलित मीरा के घर पहुंचे और उनके हाथ की चाय पी। राम मंदिर के फोटो पर ऑटोग्राफ दिया। नाम के ऊपर वंदे मातरम लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंदरपुर इलाके में स्थित धानीराम मांझी के घर भी पहुंचे और उनसे मुलाकात की। ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी ने उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट जाते समय लता मंगेशकर चौक पर उतरे। यहां उन्होंने वीणा को चारों तरफ से निहारा। इसके बाद आगे के लिए रवाना हुए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वापस एयरपोर्ट के लिए निकल गए। पीएम ने यहां एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का मुआयना किया। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मैदान में आयोजित रैली में एयरपोर्ट समेत 1600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर संबोधन किया। 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृत काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इसी को लेकर तरह तरह की सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं के 22 जनवरी 2024 के कार्यक्रम में शिरकत करने को लेकर तबसरा की है। उन्होंने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा, विपक्ष के लोग अयोध्या जाएं या ना जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे वहां की रौनक कम नहीं होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, भारत के लोग पुरजोश हैं। हम लोग तो तरस रहे हैं कि न्योता मिले। उनको न्योता मिला है तो वे उसमें भी सियासत देख रहे हैं। विपक्ष के नेता न्योता मिलने के बाद भी पता नहीं क्या सोच विचार कर रहे हैं। सियासत को परे रखकर उन्हें अयोध्या जाना चाहिए, लेकिन बाबर के लोगों से डरते हैं ये। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता नहीं जाएंगे राम मंदिर देखने। जब हिंदू का दबाव बढ़ेगा सिर्फ तभी जाएंगे ये। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी पार्टी के नेताओं के अयोध्या जाने के सवाल पर कहा, हम धर्म को सियासत से जोड़ना पसंद नहीं करते। आस्था सियासत से अलग होती है। लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। बस सियासत और आस्था को अलग रखना चाहिए, हमारा ये मानना है। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस के मौजूदा सदर और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को राम मंदिर के इफ्तिताह के कार्यक्रम में इनवाइट किया है।
राम मंदिर के इफ्तिताह समारोह में शामिल होने का न्योता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी को भी मिला है। उन्होंने इस बारे में पूछे जाने पर कहा, राम मंदिर का इफ्तिताह भारत के वजीर आजम करेंगे, सीएम योगी भी वहां रहेंगे, आईनी पदों पर बैठे लोग वहां रहेंगे। ये धर्म का खुला राजनीतिकरण है, ये सियासी मकसदों के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का गलत इस्तेमाल है। इसलिए हम इस बारे में वाजे हैं कि हम इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका पूरे मुल्क को इंतजार था। जी हां, आने वाली 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही देश में सियासत शुरू हो गई है। अब इसे लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको याद हो, बीते दिनों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष के शामिल होने ना होने को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां विपक्ष के कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ के जाने न जाने पर अटकलें जारी है, जिसके बाद लगातार बीजेपी विपक्षी दलों पर हमलावर है। वहीं इसी बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि देखते रहिए, 22 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम को भी चुनाव का प्रत्याशी बना देगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। अभी इतना ही बाकी है कि 22 तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। हाँ, इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहां से प्रभु श्री राम है। अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को जुम्मे को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लल्लन सिंह के इस्तीफे देने के बाद जेडीयू का सदर चुना गया। इस फैसले पर जेडीयू के चीफ तर्जुमान केसी त्यागी ने कहा, नीतीश कुमार इंडिया इतिहाद के ख्यालात के वजीर आजम हैं। मैं बहुत वाज़ेह रूप से ये आपको कहना चाहता हूँ। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार की कट काठी ऐसी है कि सब पार्टियों से बात कर सकते हैं, वे सीएम हैं। नीतीश कुमार इंडियन अलायंस के विचारों के संयोजक और विचारों के वजीर आजम हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा सामाजिक इंसाफ को इतनी प्रखरता दी है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को लेकर केसी त्यागी ने कहा कि अगर इनवाइट किया गया तो पार्टी निश्चित रूप से इस प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में भाग लेगी। ये मामला अदालत में जेरे समाअत था। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हम सब ने स्वीकार किया और भगवान राम पर लोहिया जी ने किताब लिखा, राम कृष्ण से ज्यादा क्यों मान्य हुए। हमें न्योता आया तो जरूर शामिल होंगे। ये पार्टी का एजेंडा नहीं होकर सनातनी एजेंडा है और उसमें बिना भेदभाव के सबको शामिल होना चाहिए। बीजेपी को लेकर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी के लोग उनके मित्र हैं, क्योंकि सियासत में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। आपको बता दें कि जुम्मे को ही दिल्ली में मुनक्किद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान लल्लन सिंह ने जेडीयू के कौमी सदर के पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद नीतीश कुमार को पार्टी का कौमी सदर नियुक्त किया गया। जेडीयू में हुए इस तख्तापलट पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आई है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा, इसमें बड़ी बात क्या है, नीतीश कुमार पहले भी पार्टी अध्यक्षों को बर्खास्त कर चुके हैं। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। ये तय है कि वह कुछ दिन और बिहार के सीएम हैं। भाजपा एमपी सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि लल्लन सिंह हटाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जेडीयू पार्टी से 12-13 एमएलए को तोड़ लिया था और उन्होंने लालू यादव से हाथ मिलाकर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई, इसलिए उन्होंने समय रहते लल्लन सिंह को हटा दिया। हम लोगों ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि लल्लन सिंह हटाए जाएंगे। देखिए, लल्लन सिंह ने जदयू के करीब 12-13 विधायकों को तोड़ लिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी और उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार ने उनके इस प्रयास को प्रीएम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व लल्लन सिंह को हटा दिया। देखिए, लल्लन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुदुक्कोट्टई जिले के पास आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि रायगढ़ में बस पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। जिला पुलिस ने बताया कि त्रिची रामेश्वरम हाईवे पर एक ट्रक ने कंट्रोल खो दिया और एक चाय की दुकान के अंदर घुस गया। तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले के पास एक सड़क हादसे में एक महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई
और 19 अन्य घायल हो गए। जख्मियों को पुदुक्कोट्टई सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ के मानवगांव थाना इलाके के तमहनी घाट इलाके में आज सुबह एक बस के पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 55 अन्य घायल हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। शुमाली भारत में पड़ रहे घने कोहरे का असर अब सड़क, रेल और फ्लाइट सर्विसेज पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर घने कोहरे की वजह से कई उड़ानें लेट हैं, तो वहीं दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों से भी आने जाने वाली कई ट्रेनें आज देरी से चली। आपको बता दें, रेलवे की तरफ से बताया गया है कि कौमी राजधानी में कोहरे की वजह से कुछ ट्रेन देरी से चल रही हैं। वहीं कोहरे के चलते तकरीबन 80 उड़ानों में देरी की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना एक्सप्रेस 3.40 घंटे, पंजाब मेल 6.07, गोरखधाम एक्सप्रेस, श्रम शक्ति एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, दादर एक्सप्रेस, बांद्रा श्री माता वैष्णो देवी समेत कई ट्रेनें काफी देरी से चली। दिल्ली एयरपोर्ट के जरायों से मिली इत्तला के मुताबिक आज सुबह 8:30 बजे तक आईजीआई एयरपोर्ट से जाने वाली करीब 80 फ्लाइट लेट रही। जरायों की माने तो खराब मौसम की वजह से उड़ान सर्विसेज पर भारी असर पड़ा है। इसकी वजह से कई फ्लाइट तय वक्त से काफी लेट रही। भारत में कोविड-19 सब वेरिएंट JN1 के अब तक कुल 162 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जुम्मे को जारी आंकड़ों के अनुसार इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा 83 मामले केरल से मिले हैं। बता दें कि गुजरात में 34, गोवा में 18, कर्नाटक में 8, महाराष्ट्र में 7 और राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 4, तेलंगाना में 2 और दिल्ली में 1 मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि कई रियासतों में पिछले कुछ हफ्तों से कोविड के मामलों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मालूमात के मुताबिक अब तक 9 राज्यों और केंद्र शासित रियासतों में वायरस के JN1 सब वेरिएंट के होने का पता लगा है। इन आंकड़ों की माने तो दिसंबर में JN1 के 145 मामले दर्ज किए गए, जबकि नवंबर में ऐसे 17 मामले ही सामने आए थे। WHO ने JN1 में तेजी से इजाफे को देखते हुए इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। बता दें कि 16 दिसंबर तक WHO ने 41 देशों से कोविड-19 JN1 सब वेरिएंट के 7,344 मामले दर्ज किए हैं। वहीं नए साल के जश्न से पहले मरकज ने राज्यों और केंद्र शासित रियासतों से JN1 के बढ़ते मामलों पर लगातार और कड़ी नजर बनाए रखने को कहा है।